नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले के क्लास में हमने आधुनिक काल के भारतेंदु काल से जुड़े विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर की चर्चा की थी। आज हम द्विवेदी काल से जुड़े अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि द्विवेदी काल में खड़ी बोली और गद्य विधा का विकास हुआ था, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, द्विवेदी काल को क्या कहा जाता है। तो द्विवेदी काल को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका जागरण सुधार काल। तो द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से कई प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवत 1950 से 1975 के काव्यखंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो संवत 1950 से 1975 के काव्यखंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका नई धारा द्वितीय उत्थान। तो नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी काल की समय सीमा क्या मानी गई है। तो द्विवेदी काल की समय सीमा क्या मानी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1900 से 1918, 1900 से 1918 जो है ये द्विवेदी काल की समय सीमा मानी गई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, द्विवेदी काल में ब्रज भाषा के उल्लेखनीय कवियों के नाम क्या हैं। तो द्विवेदी काल में ब्रज भाषा के उल्लेखनीय कवियों के नाम क्या हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सबसे पहले आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, फिर आते हैं सत्यनारायण कविरत्न, शिव संपति, किशोरीलाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी और जगन्नाथ प्रसाद भानु। भानु इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, फिर आते हैं सत्यनारायण कविरत्न, फिर आते हैं शिव संपति, फिर आते हैं किशोरीलाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी और जगन्नाथ प्रसाद भानु। तो ये जो है महत्वपूर्ण द्विवेदी काल के ब्रज भाषा के उल्लेखनीय कवियों के नाम हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा द्विवेदी काल के कुछ और महत्वपूर्ण कवियों के नाम भी हैं। तो सबसे पहले आते हैं नाथुराम शर्मा शंकर, फिर श्रीधर पाठक, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, राय देवी प्रसाद पुण्य, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गुप्त जी, राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दिन, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरिधर शर्मा नवरत्न, रूप नारायण पांड्य, लोचन प्रसाद पांड्य, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांड्य। तो ये सभी जो हैं ये द्विवेदी काल के अत्यंत ही प्रसिद्ध कवियों के नाम हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी काल के किस कवि को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो द्विवेदी काल के किस कवि को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है, उनका नाम क्या है या सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाथुराम शर्मा शंकर।
तो नाथुराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथुराम शर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नाथुराम शर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अतिशयोक्ति पूर्णता। तो अतिशयोक्ति पूर्णता जो है ये नाथुराम शर्मा शंकर के काव्य की प्रमुख विशेषता मानी गई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, जॉर्ज वंदना, बाल विधवा आदि किसकी कविता मानी जाती है? तो भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, जॉर्ज वंदना, बाल विधवा आदि किसकी कविताएं मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर पाठक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य कृति का नाम क्या है? तो श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य कृति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कश्मीर सुषमा। तो कश्मीर सुषमा जो है ये श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य कृति मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीधर पाठक ने किस अंग्रेजी कवि की कृतियों जैसे हर्मिट, डेजर्टेड विलेज और द ट्रैवलर का काव्यानुवाद किया है? तो श्रीधर पाठक ने किस अंग्रेजी कवि की कृतियों जैसे हर्मिट, डेजर्टेड विलेज और द ट्रैवलर का काव्य अनुवाद किया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोल्डस्मिथ। तो गोल्डस्मिथ के विभिन्न प्रकार के कविताओं का अनुवाद किया है श्रीधर पाठक ने, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे हर्मिट का इन्होंने काव्य अनुवाद किया है एकांतवासी योगी के नाम से, डेजर्टेड विलेज का काव्य अनुवाद किया है उजड़ ग्राम के नाम से, और द ट्रैवलर का अनुवाद किया है श्रांत पथिक के नाम से। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। तो ये पंक्ति जो है किसकी मानी जाती है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर पाठक। तो इसके लेखक हैं श्रीधर पाठक, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी काल के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर पाठक। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित और अनुदित काव्य कृतियों का संख्या कितना माना गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित और अनुदित काव्य कृतियों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 80। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी हुई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। तुम ही अन्नदाता भारत के
सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। तो ये पंक्ति जो है इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और ये प्रकाशित हुई थी 1914 में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है? तो फिर से पढ़ते हैं। किस कवि ने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने उनका चित्रण किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये कहा गया है प्रिय प्रवास में। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध कृत महाकाव्य का नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। तो प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास जो है ये दो अत्यंत ही प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम हैं, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। प्रिय प्रवास प्रकाशित हुआ था 1914 में और वैदेही वनवास ये प्रकाशित हुआ था 1940 में 1940। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा ब्रज भाषा में रचित रीति ग्रंथ का नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा ब्रज भाषा में रचित रीति ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रस कलश। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका आदि नवीन नायिकाओं का उल्लेख किया है? तो किस कवि ने पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका आदि नवीन नायिकाओं का उल्लेख किया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका आदि नायिकाओं का उल्लेख किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी कई प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध को किस रचना पर हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? तो फिर से पढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध को किस रचना पर हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रिय प्रवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी काल के किस कवि को कवि सम्राट के नाम से भी जाना जाता है? तो द्विवेदी काल के किस कवि को कवि सम्राट के रूप में भी जाना जाता है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी कई प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी काल के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया है? तो द्विवेदी काल के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध।
तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है, तो फिर से पढ़ते हैं। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य के रचयिता का नाम क्या है। तो रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य के लेखक का नाम क्या है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामचरित उपाध्याय। तो रामचरित चिंतामणि के लेखक हैं रामचरित उपाध्याय। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि रामचरित चिंतामणि किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है। तो ये जो है प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने किस उपनाम से राष्ट्रभक्ति परक कविताएं लिखी। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने किस उपनाम से राष्ट्रभक्ति परक कविताएं लिखी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका त्रिशूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया है। तो सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो स्नेही ने सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी कई प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी। तो गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विशेषोपकारक के नाम से ये प्रकाशित होती थी कलकत्ता शहर से। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी की प्रथम काव्य कृति कौन सी मानी जाती है। तो गुप्त जी की प्रथम काव्य कृति कौन सी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रंग में भंग। तो रंग में भंग जो है ये गुप्त जी की प्रथम काव्य कृति मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रकाशित हुई थी 1909 में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ये पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी कृत साकेत किस प्रकार का काव्य माना जाता है। तो गुप्त जी द्वारा लिखित साकेत किस प्रकार का काव्य माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका महाकाव्य। तो साकेत जो है ये महाकाव्य के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ कौन सा माना जाता है। तो फिर से पढ़ते हैं। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ कौन सा माना जाता है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका साकेत। तो रामचरितमानस के बाद साकेत जो है
ये राम काव्य का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी काल के श्रेष्ठ प्रबंधकार कौन माने जाते हैं? तो द्विवेदी काल के श्रेष्ठ प्रबंधकार कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी ने कितने महाकाव्य और खंड काव्य लिखे हैं? तो गुप्त जी ने कितने महाकाव्य और कितने खंड काव्य लिखे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य गुप्त जी ने लिखे हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गुप्त जी ने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य लिखे हैं, तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति कौन सी मानी जाती है? तो गुप्त जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत भारती। तो भारत भारती जो है, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, ये गुप्त जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी कृत अनुदित काव्य कृति का नाम क्या है? तो गुप्त जी द्वारा रचित अनुदित काव्य कृतियाँ कौन सी मानी जाती है? तो सबसे पहले आता है पलासी का युद्ध, फिर मेघनाद वध, फिर वृत्त संहार और फिर उमर खयाम की रुबाइयाँ। तो ये 4 महत्वपूर्ण गुप्त जी की अनुदित काव्य कृतियाँ मानी जाती हैं। सबसे पहले पलासी का युद्ध, फिर मेघनाद वध, फिर वृत्त संहार और फिर उमर खयाम की रुबाइयाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्य कौन सी मानी जाती है? तो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य कौन से माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सबसे पहले मिलन, फिर पथिक और फिर स्वप्न। तो ये 3 महत्वपूर्ण राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने कविता कौमुदी के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया? तो फिर से पढ़ते हैं। किस कवि ने कविता कौमुदी के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम नरेश त्रिपाठी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम नरेश त्रिपाठी। तो ये जो है राम नरेश त्रिपाठी की अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी हुई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम नरेश त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी काल के किस कवि को अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधियां प्राप्त हुई है? तो फिर से पढ़ते हैं।
द्विवेदी काल के किस कवि को अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए काव्य विनोद तथा साहित्यिक वाचस्पति की उपाधियां मिली है या सम्मान प्राप्त है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लोचन प्रसाद पांड्य। तो लोचन प्रसाद पांड्य को काव्य विनोद और हिंदी साहित्य वाचस्पति की उपाधि मिली हुई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी काल के किन कवियों ने पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना की किंतु बाद में खड़ी बोली में रचना करने लगे? तो द्विवेदी काल के किन कवियों ने पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना की किंतु बाद में खड़ी बोली में रचना करने लगे? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सबसे पहले आते हैं श्रीधर पाठक, फिर आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, फिर आते हैं नाथुराम शर्मा शंकर, और फिर आते हैं, तो ये तीन महत्वपूर्ण जो हैं, सबसे पहले इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की, फिर बाद में खड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं लिखी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी काल के किन कवियों ने नवीन शैली की कविता खड़ी बोली में तथा प्राचीन शैली की कविता ब्रज भाषा में लिखा? तो द्विवेदी काल के किन कवियों ने नवीन शैली की कविता खड़ी बोली में तथा प्राचीन शैली की कविता ब्रज भाषा में लिखा? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सबसे पहले आते हैं राय देवी प्रसाद पुण्य और फिर लाला भगवान दीन। तो राय देवी प्रसाद पुण्य और लाला भगवान दीन, इन्होंने जो है सबसे पहले खड़ी बोली में नवीन शैली में कविताएं लिखी और ब्रज भाषा में प्राचीन शैली की कविताएं। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। सब मिली पूज्य भारत माई, बंदो भारत भुवि महतारी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। सब मिली पूज्य भारत माई, बंदो भारत भुवि महतारी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सत्यनारायण कविरत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर पहले किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखा करते थे? तो फिर से पढ़ते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर पहले किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जकी। तो जकी उपनाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर पहले उर्दू में कविता लिखते थे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी रत्नाकर के संपादक का नाम क्या है? तो बिहारी रत्नाकर के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर बिहारी रत्नाकर के संपादक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी कई प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विवेदी काल के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? तो द्विवेदी काल के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुकुटधर पांड्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पंक्ति पढ़ते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जवे लगी। तो भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जवे लगी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई? तो काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस काल में हुई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
द्विवेदी काल। तो द्विवेदी काल में सबसे पहले काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। हे कविते तथा सर्गो नरक ठेकना नाही किसकी कविता मानी जाती है? तो हे कविते तथा सर्गो नरक ठेकना नाही किसकी कविता मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की अत्यंत ही प्रसिद्ध कविताएं मानी जाती हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। तो गुप्त जी इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिर धरी, पेट में उनके पड़ी दिखलाएंगी जातियां कितनी सिसकती या मरी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिर धरी, पेट में उनके पड़ी दिखलाएंगी जातियां कितनी सिसकती या मरी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाथुराम शर्मा शंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहस्य किसकी काव्य कृति मानी जाती है या रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाथुराम शर्मा शंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी गौरव किसकी रचना मानी जाती है? तो गांधी गौरव किसकी रचना मानी जाती है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोकुल चंद्र शर्मा। तो गांधी गौरव रचना के लेखक का नाम है गोकुल चंद्र शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम नरेश त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश अनंत पृथ्वी अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध ये कथन है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश अनंत पृथ्वी अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन मानी गई है। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पंक्ति या ये कथन पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दिया हुआ है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला,
तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और ये लिया गया है प्रिय प्रवास से। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती में प्रकाशित राजा रवि वर्मा तथा बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्रों पर किन कवियों ने कविताएं लिखी? तो सरस्वती में प्रकाशित राजा रवि वर्मा तथा बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्रों पर किन कवियों ने कविताएं लिखी? उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर आते हैं गुप्त जी, फिर आते हैं नाथुराम शर्मा शंकर और फिर आते हैं राय देवी प्रसाद पुण्य। तो ये चार महत्वपूर्ण कवियों के नाम हैं जिन्होंने सरस्वती में प्रकाशित राजा रवि वर्मा तथा बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्रों पर कविताएं लिखी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी काल के प्रमुख व्यंग्यकार कवि का नाम क्या है? तो द्विवेदी काल के प्रमुख व्यंग्यकार कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सबसे पहले आते हैं बाल मुकुंद गुप्त, फिर आते हैं नाथुराम शर्मा शंकर, फिर आते हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा और फिर आते हैं जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तो ये चार महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यंग्यकार आते हैं द्विवेदी काल के अंतर्गत। सबसे पहले बाल मुकुंद गुप्त, फिर आते हैं नाथुराम शर्मा शंकर, फिर आते हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा और फिर आते हैं जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दिया हुआ है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेयर इंडिया भर के, गोरे गौड़ बनो ब्रजराज। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेयर इंडिया भर के, गोरे गौड़ ब्रज बनो ब्रजराज। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाथुराम शर्मा शंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य कथा विकट भट्ट किसकी रचना मानी जाती है? तो विकट भट्ट जो है ये किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि विकट भट्ट ये किस प्रकार का काव्य माना जाता है या किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो ये जो है पद्य कथा मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड काव्य मौर्य विजय किसकी रचना मानी जाती है? तो खंड काव्य मौर्य विजय ये किसकी पंक्ति मानी जाती है, किसकी रचना मानी जाती है? ये प्रकाशित हुई थी 1914 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिया राम शरण गुप्त। तो इनकी ये काव्य मानी जाती है मौर्य विजय। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि मौर्य विजय किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो ये जो है खंड काव्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रबंध मुक्तक काव्य। तो ये जो है प्रबंध मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है द्विवेदी काल के उल्लेखनीय प्रगीतकार कौन माने जाते हैं?
तो द्विवेदी काल के उल्लेखनीय प्रगीतकार कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले आते हैं मुकुटधर पांड्य और फिर आते हैं गुप्त जी। तो मुकुटधर पांड्य और गुप्त जी जो हैं ये द्विवेदी काल के उल्लेखनीय प्रगीतकार माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। वंदनीय व देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो, वंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? वंदनीय व देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो, वंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर पाठक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो इस पंक्ति के लेखक हैं गुप्त जी, और ये जो है भारत भारती से लिया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही। तो ये पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया था, या काव्यानुवाद किसने किया था? तो मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का ब्रज भाषा में काव्यानुवाद किसने किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सत्यनारायण कविरत्न। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। भवभूति के दो नाटकों उत्तर रामचरित तथा मालती माधव का ब्रज भाषा में काव्यानुवाद किसने किया था? तो भवभूति के दो नाटकों उत्तर रामचरित तथा मालती माधव का ब्रज भाषा में काव्यानुवाद किसने किया था, उनका नाम क्या है? तो वो है सत्यनारायण कविरत्न। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किसने किया था? तो पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किसने किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर, और ये किया गया था समालोचना दर्श में। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो काव्य अनिवार्य नहीं हो वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में ये कथन किस आलोचक ने कहा है? तो फिर से पढ़ते हैं। जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में ये कथन किस आलोचक ने कहा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। तो पंडित नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा ये कथन कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि किसे कहा जा सकता है? तो ब्रज भाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि किसे कहा जा सकता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक जो है एक
स्वच्छलतावादी कवि माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणवंत हेमंत जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इस कविता के लेखक का नाम क्या है? तो गुणवंत हेमंत जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इस कविता के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर पाठक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिओधकृत प्रिय प्रवास की भाषा की विशेषता क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के द्वारा लिखित प्रिय प्रवास की भाषा की विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तत्सम प्रधानता। तो इसमें जो है तत्सम प्रधानता आती है प्रिय प्रवास में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कृति किसने लिखा था? तो मार्क्स की पुत्री जैनी पर जयनी नामक कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र कवि कौन कहलाता है? तो हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त है या ये सम्मान किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी को। विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, पंचवटी, जैनी आदि किसकी काव्य कृतियाँ मानी जाती हैं? तो विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, पंचवटी, जैनी आदि किसकी काव्य कृतियाँ मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दिया हुआ है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंक्ति में लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैथिली शरणगुप्त। तो गुप्त जी इस पंक्ति के लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कृति को गुप्त जी ने अतुकांत छंद में लिखा है? तो किस कृति को गुप्त जी ने अतुकांत छंद में लिखा है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मेघनाद वध। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह किस नाम से छपा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह किस नाम से छपा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हृदय का मधुर भार। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो फिर से पढ़ते हैं। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविताओं का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविताओं का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति चित्रण रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविताओं की प्रमुख विशेषता जो है वो प्रकृति चित्रण आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचनादर्श शीर्षक से ब्रज भाषा में
काव्यानुवाद किसने किया है? तो पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचनादर्श शीर्षक से ब्रज भाषा में काव्यानुवाद किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना खड़ी बोली में किस ढंग पर लिखा है? तो श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना खड़ी बोली में किस ढंग से लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लावनी या ख्याला के ढंग पर। तो लावनी या ख्याला के ढंग पर श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना खड़ी बोली में लिखी है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में सच्चे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में सच्चे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर पाठक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, तो बताना है ये कथन जो है ये किसने कहा है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा में पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा को नया जीवन डालता है। तो इस कथन में आलोचक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा को नया जीवन डालता है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक पंक्ति दिया हुआ है, तो बताना ये पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, खूब उर्दू जो ना होवे जानता। तो नागरी प्रचारणी सभा के गृह प्रवेशोत्सव पर यह कविता किसने पढ़ी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु विवामना तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कलापुत्री। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी तेरी यह दशा अयोध्या का विलाप किसकी कविता मानी जाती है? तो नागरी तेरी यह दशा अयोध्या का विलाप किसकी कविता मानी जाती है, या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविताएं मानी जाती हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दिया हुआ है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मन माही अतीब भारी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी, होवे
विषाद मन माही अतिब भारी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी के द्वारा लिखा दो महाकाव्य का नाम क्या है? तो गुप्त जी द्वारा लिखा दो महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका साकेत और द्वापर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी के द्वारा लिखा साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन मिलता है? तो गुप्त जी के साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 9वें और 10वें सर्ग में। तो 9वें और 10वें सर्ग में साकेत में उर्मिला का वियोग खंड मिलता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता और उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद के घूमने वाले कवि नहीं, सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें हैं। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद के घूमने वाले कवि नहीं, सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें हैं। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज बुझी में अपनी चाह घनी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज बुझी में अपनी चाह घनी। तो इस पंक्ति के लेखक हैं गुप्त जी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपेक्षित उर्मिला की साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने की? तो उपेक्षित उर्मिला की साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने की, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने जो है द्विवेदी काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी द्विवेदी काल के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। इसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और भी जो हिंदी साहित्य के प्रमुख विधाएं हैं उनके प्रश्न उत्तर की चर्चा भी हम करेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।